मिलिए राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदु से। जरा ठीक से पहचान लीजिए जज साहिबा को। जस्टिस न्याय बिंदु ने ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, वो भी कैसे, राम ही जाने। इनके पास ईडी के आरोपों को पढ़ने का समय तक नहीं था। बिना डॉक्यूमेंट पढ़े इन्होंने केजरीवाल को जमानत दे दी। गजब का जस्टिस दिया जा रहा है। और बाद में कहा मेरे पास पढ़ने का समय नहीं था। तो जस्टिस न्याय बिंदु साहिबा, केवल आपके पास केजरीवाल को जमानत देने का ही समय था। न्याय से आम लोगों का भरोसा उठ जा रहा है इस तरह के उलझुल पक्षपात न्याय से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार की शाम राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने जमानत दे दी। कोर्ट का आदेश शुक्रवार को अपलोड किया गया। निचली अदालत ने ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताया गया और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पढ़े बिना ही जमानत दे दी। जमानत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट का रुख किया। जज ने अपने फैसले में कहा कि इस समय हजारों पन्नों के दस्तावेजों को देखना संभव नहीं है। इसके बावजूद कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण पाया और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत के खिलाफ ईडी की दलीलें सुनने से भी इनकार कर दिया और ईडी के वकील से कहा कि वह अपनी दलीलें बहुत संक्षेप में पेश करें। कल रात करीब 8 बजे जल्दबाजी में जमानत आदेश जारी किया गया और समय की कमी के कारण आदेश अपलोड नहीं किया जा सका। निचली अदालत के जमानत आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दलील देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलें नहीं सुनी। ईडी द्वारा दिए गए दस्तावेजों को नहीं देखा गया और कहा कि यह बहुत बड़ा है। ASG ने कहा कोर्ट का कहना है कि बहुत बड़े दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, इससे ज्यादा गलत आदेश कोई नहीं हो सकता। ASG राजू ने कहा कि कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह प्रस्तुत दस्तावेजों को देखे। ईडी के वकील ने कहा दोनों पक्षों द्वारा दायर दस्तावेजों को देखे बिना हमें मौका दिए बिना मामले का फैसला लिया गया। कानून के अनुसार आदेश पारित करना अदालत का कर्तव्य है। दस्तावेजों को देखे बिना आप कैसे कह सकते हैं कि यह प्रासंगिक या अप्रासंगिक है। ASG राजू ने यह भी कहा कि केजरीवाल की ओर से गलत बयान दिया गया और अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में उल्लेख है कि ECIR 22 अगस्त 2022 की है, लेकिन यह जुलाई 2022 में पंजीकृत हुई थी। राजू ने तर्क दिया, यदि आप दस्तावेजों पर गौर करते तो आपको पता चल जाता कि ECIR अगस्त में पंजीकृत हुई थी, इसलिए जुलाई में सामग्री उपलब्ध होने का कोई सवाल ही नहीं था। गलत तथ्यों, गलत तारीखों पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी ने हाईकोर्ट में यह भी दलील दी कि निचली अदालत ने इस मामले में हाईकोर्ट के पिछले आदेश की अवहेलना की। हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि निचली अदालत ने जमानत आदेश जारी करते समय मामले में उसके फैसले पर विचार नहीं किया। पीठ ने पूछा, आप कह रहे हैं कि इन सभी बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट द्वारा जिन बिंदुओं पर विस्तार से विचार किया गया था उन पर भी विचार नहीं किया गया। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की अवकाश पीठ ने केजरीवाल की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। ईडी का कहना है कि अदालत ने बिना सुनवाई किए और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पढ़े बिना ही केजरीवाल को जमानत दे दी। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद बने राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के नहीं ब्रिटेन के नागरिक हैं। याचिका में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने यह याचिका अधिवक्ता अशोक पांडे के माध्यम से दाखिल की। सूत्रों के अनुसार यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कर्नाटक के रहने वाले विघ्नेश शिशिर ने दाखिल की है। उन्होंने वकील अशोक पांडे के माध्यम से यह याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया कि राहुल भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक है, इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। याचिका में सूरत की एक अदालत से उन्हें 2 साल की सजा का भी जिक्र कर कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वे सांसद चुने जाने के अयोग्य हैं।
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर एक बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद उन्होंने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ दी और रायबरेली से ही सांसद बने रहने का ऐलान किया। राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति को धार देने की तैयारी में हैं। इसी बीच उनके खिलाफ यह याचिका दायर हो गई। अब इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। राहुल गांधी पर अक्सर विवाद मंडराते रहते हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी का मामला कोर्ट में चल ही रहा है। ऐसे में एक नए विवाद का सामने आना उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता और कलिक धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल पर हमला बोलने के साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। प्रियंका गांधी के वायनाड उपचुनाव लड़ने के फैसले पर भी प्रमोद कृष्णम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा, राहुल गांधी जी के कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। मुझे लगता है कि वो उसका पासवर्ड भी भूल चुके हैं। कांग्रेस को चाहिए कि नया OTP जनरेट करे। राहुल गांधी जी को देश की जनता ने तीसरी बार नकार दिया है। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी जी को देश की जनता स्वीकार करती तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में कांग्रेस का सूपड़ा साफ नहीं होता। पूरे देश में इनका सूपड़ा साफ होता जा रहा है। यह किस मुंह से बात करते हैं? नरेंद्र मोदी विश्व के नेता बन रहे हैं, जबकि राहुल गांधी सिकुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर राहुल गांधी से जवाब लेना चाहिए कि 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और अब 2024 लोकसभा चुनाव में हार का जिम्मेदार कौन है, उनसे जवाब लेना चाहिए। प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि यह उनका फैसला है, लेकिन प्रियंका गांधी जैसे नेता को वायनाड उपचुनाव में उतारना उनके कद को छोटा करना है। इतने बड़े नेता को उत्तर भारत से बाहर निकालकर वहां भेजना ठीक नहीं है। उनका मन था कि वह उत्तर भारत में रहे, उत्तर प्रदेश में काम करे, लेकिन उनको बिना मन के वहां भेजा जा रहा है। यह ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को देश निकाला दिया जा रहा है। अगर उनको लड़ना ही था तो जनरल इलेक्शन में लड़ाते। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की खटास सुर्खियों में आ गई थी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा था। वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली जल बोर्ड को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया था। जाहिर है, लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस की गलबैया के बाद अब दोनों के रिश्तों में आई तल्खी साफ नजर आने लगी है। दिल्ली में चल रहे जल संकट पर सरकार को घेर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को नरम रवैया अपनाने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। आप ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं आपने ऐलान किया है कि वह अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस केजरीवाल की पार्टी पर आक्रामक हुई तो आपके नेता कांग्रेस को इंडी गठबंधन का डर दिखाकर धमकाने में लग गए हैं। दरअसल अलका लांबा ने कहा कि यह दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जारी पानी सत्याग्रह के मंच की सुबह की तस्वीर है। मंच खाली है और मंत्री गायब है। जो पिछले कमरे से सत्याग्रहण के नाम पर आराम फरमा रही हैं, जो सत्ता में हैं, उन्हें धरना देने के बजाय समस्या का निवारण करना चाहिए और यदि वह उनके बूते बात नहीं करते हैं तो तत्काल इस्तीफा दे दें। वहीं दिल्ली बीजेपी ने आतिशी के अनशन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि ये कौन सा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है जहां आतिशी लंच के समय और रात में एसी कमरे में खाने और आराम करने चली जाती हैं। गजब का घोटाला चल रहा है। बीजेपी का तो चलता है, लेकिन कांग्रेस के आक्रामक रुख को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को धमकी के अंदाज में संदेश दिया है कि पार्टी को इंडी गठबंधन का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी को बयानबाजी कम करनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज का यह बयान बताता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नरमी की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस पार्टी के आक्रामक रुख को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर कांग्रेस इंडी गठबंधन के दलों के खिलाफ ही मोर्चा खोल देगी तो किसी भी मुद्दे पर इंडी गठबंधन के लिए एक राय कैसे बनेगी? हम संसद के अंदर केंद्र सरकार से कैसे निपटेंगे? बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि
कांग्रेस को लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए, खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस उन पार्टियों के खिलाफ है जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है। बता दें कि सौरभ भारद्वाज का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। पिछले दिनों कांग्रेस ने मटकी फोड़ प्रदर्शन भी किया था। इससे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा था कि कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही था। आम आदमी पार्टी ने संकेत भी दे दिया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, दिल्ली में सरकार किसकी? आपकी। दिल्ली जल बोर्ड किसका? आपका। आतिशी मंत्री किसकी? आपकी। पानी की कमी का दोषी कौन? आप। डीजेबी में भ्रष्टाचार किसने किया? आपने। पानी की कमी किसके कारण? आपके कारण। अनशन कौन कर रहा है? आपकी नेता। अनशन का नाटक यूट्यूब पर डाल दे, लेकिन यूट्यूब से जनता को पानी नहीं मिलेगा तो फिर आतिशी मार लेना प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही है? राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इस सियासत के बीच पानी के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी, अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी पर भाजपा हमलावर हो गई है। दिल्ली बीजेपी ने आतिशी का वीडियो दिखाते हुए लिखा, यह कौन सा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है जहां आतिशी लंच के समय और रात में एसी कमरे में खाने और आराम करने चली जाती है। गजब का घोटाला चल रहा है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी की भूख हड़ताल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसे ढोंग करार देते हुए कहा, आतिशी जी की भूख हड़ताल भी उतना ही बड़ा ड्रामा है जैसे केजरीवाल जी अपनी ईमानदारी का ढोंग करते हैं। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठने वाली आतिशी जी दोपहर और रात में गायब हो जाती है। सिरसा ने कहा, अगर आपको सत्याग्रह ही करना है तो टैंकर माफिया के खिलाफ कीजिए। अपने उन विधायकों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठिए जिन्होंने टैंकर माफिया से दलाली खाई है और दिल्ली के लोगों को पानी के नाम पर लूटा है। उधर रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में स्थित जल बोर्ड के ऑफिस पर बीजेपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। रमेश बिधूड़ी के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड ने ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाने के लिए डीएम को पत्र लिखा है। इसमें एक घर के लिए एक टैंकर उपलब्ध कराने के बजाय 6-7 घरों को एक टैंकर वितरित करने की बात कही गई, जिससे सभी घरों को समान रूप से जल आपूर्ति हो सके। वहीं अनशन के दूसरे दिन आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। 28 लाख लोगों को दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा। इन्हें पानी दिलवाने के लिए मैं कल से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हूं। उन्होंने कहा, आज मेरे अनशन स्थल पर कुछ लोग हल्ला करने, बाधा पहुंचाने, मुझ पर हमला करने आए, लेकिन मैं भाजपा को यह बताना चाहती हूं कि मैं गांधी जी के सिखाए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर, उनके सिखाए अनशन के रास्ते पर चल रही हूं। मैं ऐसी चीजों से डरने वाली नहीं हूं, ऐसी हरकतों से सत्याग्रह रोकने वाली नहीं हूं। आतिशी ने कहा, जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलेगा तब तक यह अनशन जारी रहेगा, यह सत्याग्रह जारी रहेगा। गौरतलब है कि भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी के मुद्दे को लेकर भाजपा और आप के बीच सियासत चल रही है। जल मंत्री आतिशी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरने पर अनशन पर बैठी है। आज उनकी भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। आतिशी ने हरियाणा सरकार पर पानी नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 1050 MGD पानी की जरूरत है। 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। हरियाणा सरकार ने 28 लाख लोगों का पानी रोक दिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को आम आदमी पार्टी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने पार्टी और मंत्रियों पर राजधानी दिल्ली के जल संकट के लिए पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़ने के अवसर में बदलने का आरोप लगाया है। NIA के हवाले से सक्सेना ने कहा, पिछले कुछ हफ्ते से दिल्ली सरकार के मंत्रियों का तीखा भाषण परेशान करने वाला और संदिग्ध रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल आपूर्ति एक चुनौती बन गई है। नेताओं ने राजनीति लाभ के लिए पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़ने के लिए संकट को अवसर में बदल दिया है। सक्सेना ने ये बताते हुए कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से
पेयजल आपूर्ति पर निर्भर है। उन्होंने कहा, अंतर्राज्यीय जल बंटवारे की व्यवस्था भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के नियमों के तहत तय किया जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बरकरार रखा है। राज्यों को इस ढांचे के तहत हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार पानी छोड़ना होता है। साथ ही दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि जल समाधान का कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाए, ताकि पूरे शहर में समान आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। दिल्ली के उपराज्यपाल का ये बयान राजधानी में पानी की गंभीर समस्याओं को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकारों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच आया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन उपवास पर हैं। वहीं इसी बीच जहां आतिशी अनशन कर रही हैं, वहां उनके मंच के पास नौकरी से निकाले गए बस मार्शलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें किसी तरह से वहां से हटाया। प्रदर्शनकारियों ने आप कार्यकर्ताओं पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी शुक्रवार से भोगल में अनशन पर बैठी हैं। शनिवार दोपहर अचानक कई लोग अनशन स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि उन्हें बसों में मार्शल के रूप में तैनात किया गया था। सरकार ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। वह पिछले 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की मंत्री और उनके सहयोगी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। यदि मंत्री पानी के लिए अनशन कर सकती हैं, तो वो लोगों को रोजगार दिलाने के लिए क्यों नहीं आगे आ रही हैं? प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग लेकर मंत्री के सामने प्रदर्शन करने पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट की। उन्हें भाजपा का एजेंट बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, उन्हें न भाजपा से कोई लेना देना है और न ही आम आदमी पार्टी से। उन्हें सिर्फ अपना रोजगार चाहिए।